गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज चैप्टर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, शेयर्स एंड इट्स फीचर। शेयर क्या था ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, आपको याद रहेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं पहले अभी एक लेमन टर्म्स में शेयर्स क्या होता है। कंपनी का जो कैपिटल रहता है, कंपनी का जो कैपिटल रहता है, जब वो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कंपनी का कैपिटल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उस एक एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अपन? शेयर्स बोलते हैं। तो अपन ने भी क्या पढ़ा? शेयर्स क्या था? कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। मतलब मान लो आपका 100 रुपये का कैपिटल है, कंपनी का 100 रुपये का कैपिटल है। जब मैं उसके पार्ट्स करता हूँ, ईच पार्ट्स जो रहता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? शेयर्स बोलता हूँ। और वो जो ईच पार्ट जो खरीदते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ? शेयर होल्डर्स बोलता हूँ। ठीक है, दो चीज समझ गए। जब पार्ट डिवाइड होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? शेयर्स बोलता हूँ। और वो ईच पार्ट को जो बंदे लोग खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपका समझ गया। अब भी इसके फीचर्स क्या क्या है, शेयर्स जब खरीदते हैं और शेयर्स के फीचर्स क्या क्या है, ये अपन जानेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्या है? इनकम टू शेयर होल्डर्स। याद रखना, मैंने आपको 3 टाइप के रिवॉर्ड्स बताए थे। जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको 3 टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसमें से एक था कैपिटल एप्रिसिएशन, सेकंड था बोनस शेयर्स, और थर्ड था डिविडेंड। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया कि मान लो जब तुमने शेयर्स खरीदा था, तब वो शेयर्स आपने खरीदा था 10 रुपए में, पर जब आप बेचने जा रहे हो तो आपको जो बेचने का भाव है वो 100 रुपया मिल रहा है। तो जो 90 रुपीज का जो चीज है, जो 90 रुपीज है, वो आपका क्या है? शेयर एप्रिसिएशन। ठीक है, आपका क्या हो? कैपिटल एप्रिसिएशन, सॉरी शेयर एप्रिसिएशन नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन। 90 रुपीज का क्या हुआ? कैपिटल एप्रिशिएट हुआ। ठीक है, दूसरा चीज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब क्या रहता है ना कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे कंपनीज के शेयर्स देता हूं। मैं क्या देता हूं? फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं शेयर्स देता हूं, तो उनको बोनस शेयर्स मिलते हैं। अब बोलोगे सर बोनस शेयर्स से हम लोग को फायदा क्या होगा? बोनस शेयर से फायदा क्या होता है ना, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तब बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है वो मैं आपको, ठीक है। मान लो आपके पास पहले 10 शेयर्स थे, आपके पास कितने शेयर्स थे? 10 शेयर्स थे, और कंपनी एक शेयर पे आपको 1 रुपया देती थी। एक शेयर पे कितना रुपया देती थी? 1 रुपया देती थी। तो अब पहले आपको कितना मिलता था? 10 शेयर पे आपको 10 रुपया मिलता था। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? आपको 10 शेयर्स और फ्री में दिए। 10 शेयर्स आपको क्या किए? फ्री में दिए। तो अभी आपका होल्डिंग कितना हो गया? 20 शेयर का हो गया। और मान लो अभी भी कंपनी अगर 1 रुपया डिविडेंड देती है, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 20 रुपीज हो गई। तो आपको ये चीज समझा कि बोनस शेयर से फायदा क्या होता है? मेरा होल्डिंग बढ़ रहा है ना, मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है मेरे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ साथ मेरा डिविडेंड इनकम भी बढ़े। और इन फ्यूचर अगर मान लो कि कंपनी बहुत अच्छी इन फ्यूचर अगर कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, तो उसका मार्केट प्राइस भी तो बढ़ेगा। और जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो पहले मेरे पास सिर्फ 10 शेयर्स थे, अब मेरे पास कितने शेयर्स है? 20 शेयर्स है। तो सीधी सी बात है, मेरे पास पैसा भी तो ज्यादा आएगा। फिर समझा ये चीज आपको? ठीक है, तो पहला जो इनकम था, इनकम किस पे में मिलता है शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड के रूप में मिलता है। कंपनी हो सकती है डिविडेंड डिक्लेयर करे भी और डिविडेंड ना भी डिक्लेयर करे। जरूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ही। बहुत सारी कंपनीज है जो कैप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, और बहुत सारी कंपनीज है जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी। इसमें भी कैसा है, जब आप डिविडेंड के चैप्टर में जाओगे, जो आपका चैप्टर नंबर 10th है, चैप्टर नंबर जो आपका 10th है डिविडेंड, चैप्टर नंबर 10 जो आपका डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है, उसमें आपको पता चलेगा कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है। इसमें क्या रहता है ना, आपको सिर्फ अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो कि डिविडेंड रेकमेंडेड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिविडेंड रेकमेंडेड कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, इंटरिम डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। इंटरिम डिविडेंड अलग है, मैं याद तभी मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ अभी फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ।
फाइनल डिविडेंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंडेड करते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग में गलती से तुमने तुम्हारा 11th पढ़ा रहेगा तो याद रखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती थी। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। तुमने गलती से भी 11th में अगर ध्यान से पढ़ा रहेगा ना तो मीटिंग्स का ना अब सब लिंक आएगा यहाँ पे। आपने जब वो मीटिंग्स छोड़ दिए ना वहां पे कि नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे चीज आपको पता चलेगी। तो याद रखना बोर्ड मीटिंग में रेकमेंडेड होता है, बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, रेकमेंडेड होता है। और जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना तो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं। अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया तो डिविडेंड मिलेगा, अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया तो नहीं, डिविडेंड नहीं मिलेगा, इवन दो इट इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इवन दो द डिविडेंड वाज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर वो शेयर एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, नीचे समझिए। तो पहला था इनकम। अभी मीनिंग, शेयर्स का मीनिंग क्या है, ये इधर ये जो मैंने स्माइली बनाई है ना, ये स्माइली बनाई है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। इसका मीनिंग क्या है, जब कैपिटल ऑफ ए कंपनी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो ईच पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में थर्ड फीचर क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब याद रखना जिस बंदे के पास शेयर्स रहते हैं, जिस बंदे के पास शेयर्स रहते हैं, पहले क्या होता था, पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, पहले शेयर्स क्या होते थे, फिजिकल फॉर्म में होते, अब किस में हो गए, डीमैट फॉर्म में। मतलब शेयर्स को मैं डीमैटेरियलाइज कर चुका हूं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो याद रखना जिस बंदे के अकाउंट में वो कंपनी के शेयर्स है, वो शेयर्स उस बंदे के नाम पे है, वो बंदा इस कंपनी का ओनर है, ओनर है। ये और ये कनेक्टेड पॉइंट। मतलब मान लो अगर मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर है, रिलायंस के मेरे पास 10 शेयर है, तो मैं बोल सकता हूं मैं उसका ओनर हूं, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, बट मे बी इट मे बी टू द एक्सटेंट ऑफ 1% और 0.1%। मैं सिर्फ 100 शेयर की बात कर रहा हूँ, शेयर्स बहुत रहते, लाखों में रहते, करोड़ों में रहते, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.1% आई मे बी द ओनर ऑफ द कंपनी, अगर मैं रिलायंस के शेयर्स होल्ड कर रहा हूं तो। समझा ये चीज। और जो बंदा शेयर्स को होल्ड करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, मैंने दो सर्कमस्टांसेस याद रखना जब मेरे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स में डिफरेंशिएट आ जाता है, पर अभी फिलहाल के लिए आप समझो द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर्स, द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, अब ये किस में फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, राइट्स, जिस बंदे के पास शेयर्स रहते हैं, जिस बंदे के पास कंपनी के शेयर्स रहते हैं, उसके पास सर्टेन राइट्स भी रहते हैं। याद रखना जब मैं आपको ओनरशिप का दर्जा दे रहा हूं, जब मैं आपको ओनरशिप का दर्जा दे रहा हूं तो आपके पास भी तो राइट्स होते हैं ना। अगर मान लो आप एक रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हो, आप एक रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हो और एक ओन्ड प्रीमाइसेस में रह रहे हो, तो आपके दोनों जगह पे तो राइट्स चेंज हो रहे हैं ना। जब मैं रेंटेड प्रीमाइसेस की बात कर रहा हूं तो जब तक आप रेंट पे कर रहे हो, जब तक आप रेंट पे कर रहे हो तब तक आप वहां पे रह सकते हो, पर क्या वो प्रॉपर्टी आपकी है, नहीं, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आप वहां पे रहने का क्या चुका रहे हो, बाकायदा पैसा चुका रहे हो। पर जब मैं ओन्ड प्रीमाइसेस की बात कर रहा हूं तो क्या उसमें मेरे को रहने का पैसा देना पड़ता है, नहीं, क्योंकि वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। क्या उसमें मेरे को कोई भी चेंजेस करवाने हैं, कुछ भी करवाने हैं तो ये मैं खुद कर सकता हूं ना। मान लो मेरे को मेरा है ना दीवार में कलर करवाना है, क्या मेरे को किसी को पूछने जाना, नहीं ना। तो वैसे ही जब मैं शेयर होल्डर्स की बात करता हूं तो शेयर होल्डर्स के पास भी कुछ राइट्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स के पास भी कुछ राइट्स रहते हैं। अब वो राइट्स कौन कौन से रहते हैं, पहला, अगर कंपनी ने डिविडेंड रेकमेंडेड किया और शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है तो मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए। मैं अगर शेयर होल्डर हूं तो याद रखना मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं 5 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा, 5 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दूंगा, मैं 5 शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दूंगा, 5 शेयर होल्डर्स को मैं बोनस शेयर्स नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स है, मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स है, चाहे वो बंदा 1 शेयर होल्ड करता हो कि 1000 शेयर होल्ड करता हो, याद रखना उसका राइट्स इक्वल है, उसका राइट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर मैंने 100 वाले को अगर डिविडेंड दिया तो मेरे को 1 शेयर वाले को भी डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो पहला राइट्स क्या है, डिविडेंड है। सेकेंड, इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टैट्यूटरी बुक्स। याद रखना शेयर होल्डर्स के पास राइट्स रहता है, यार भाई मेरी कंपनी है ना, मैं अगर उसका शेयर होल्डर हूं, मेरी कंपनी, तो अंदर क्या चल रहा है मेरे को पता तो चल। तो याद रखना मैं सिर्फ स्टैट्यूटरी बुक्स चेक कर सकता हूँ। क्या चेक, तो स्टैट्यूटरी बुक्स याद रखना, यहाँ पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस मार्क है कि आप इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते। क्यों, क्योंकि याद रखना मेरे पास तो एक शेयर है, मेरे पास तो एक शेयर है, पर कंपनी का जो इंपॉर्टेंट नो हाउ है वो टेक्निकल नो हाउ लेके चला गया तो नहीं भाई, मेरे को टेक्निकल नो हाउ देखने का है, तो कैसे कैसे करते
ये कंपनी का मेरे को प्रोडक्शन प्रोसेस देखने का है कि कंपनी प्रोडक्शन कैसे करता है, ये देखने का है कि कंपनी माल किधर से खरीदता है, मेरे को ये देखने का है कि कंपनी माल किधर से खरीद के किधर बेचता है, मेरे को उसका मार्केट जानना है। अरे भाई आपके पास एक शेयर है, आप एक शेयर होल्डर, अगर इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप बाहर लेके जाओगे तो 99 लोगों पे तो इफेक्ट कर देगी ना, बाद में जो दूसरे ओनर्स है उस पर तो इफेक्ट कर देगी ना। तो याद रखना मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं, पर क्या सिर्फ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में अटेंड मीटिंग, जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है सोसाइटी में, सोसाइटी की मीटिंग होती है तो जितने भी ओनर्स रहते हैं वही अटेंड करते हैं ना, टेनेंट तो कभी कभी अटेंड नहीं करते ना, क्योंकि टेनेंट्स को राइट ही नहीं है। तो वैसे ही अगर कंपनी की मीटिंग होती है, कौन सी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग नहीं, बोर्ड ऑफ मीटिंग डायरेक्टर्स की होती है, 11th में जाके पढ़ लेना कि बोर्ड मीटिंग कौन अटेंड करता है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स कौन सी मीटिंग अटेंड करते हैं, 11वीं का याद रखना, अभी ये 11वीं से कनेक्टेड हो गया पूरा। तो याद रखना ऐसी जो मीटिंग जहां पे शेयर होल्डर्स का रहना कंपनीज एक्ट में बोल के रखा हुआ है कि आप यहाँ पे रह सकते हो, वो जितनी भी मीटिंग्स होती है वो मीटिंग को अटेंड करने के बाद मेरे पास राइट्स है, ठीक है। मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड मीटिंग किसकी रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है। पर जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, क्या उसमें शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, यस, उन लोग वहां पे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू वोट, अभी राइट टू वोट सीधी सी बात है ना, कंपनी में कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन चल रहा है, भाई मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं कंपनी का ओनर हूं, कंपनी का अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन रहा तो वो मैं ले सकता हूं। याद रखना कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसे सर्टन चीजें हैं जहां पे डायरेक्टर्स डिसीजंस ले लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इवन दो डायरेक्टर्स डिसीजन ले लेते हैं पर फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स का रहता है, फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स का रहता है। जैसे टू अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, टू अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये डायरेक्टर्स लोग बताते हैं कि हम इनको अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं है, ये फाइनल डिसीजन कौन लेता है, शेयर होल्डर्स लेता है। कौन सी मीटिंग में लेता है, एनुअल जनरल मीटिंग में लेता है, समझे ये चीज। तो अब सिर्फ राइट्स क्या है, राइट टू डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, राइट टू अटेंड मीटिंग एंड राइट टू वोट इन शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है। ओनरशिप और प्रॉपर्टी ये कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब वैल्यू, याद रखना ये तीन चीजें बहुत मेन, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब याद रखना जब मैं शेयर्स इशू करवाता हूं, जब मैं फिजिकल शेयर्स इशू करवाता हूं ना, तो उसका एक फेस वैल्यू डिसाइड होता है। और याद रखना फेस वैल्यू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इट कैन बी बिटवीन ₹1 to ₹10, ₹1 to ₹10, इसके अंदर ही रह सकता है, 10 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, 1 से लेके 10 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया। अभी इश्यू प्राइस मतलब क्या है, याद रखना जब कंपनी आईपीओ लेके आती है, अभी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, अभी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, अभी फिलहाल रिसेंटली आई थिंक सो आज 24 है, 24 को आज एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ का लास्ट डे है, और कल 23 को कैम्स का था, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज करके कोई तो कंपनी है। अब ये इश्यू प्राइस मतलब क्या होता है, याद रखना मेरा फेस वैल्यू तो 10 है, मेरा याद रखना मेरा फेस वैल्यू तो क्या है, 10 है, पर मेरा इश्यू प्राइस 7 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 15 रुपया हो सकता है, ठीक है। पर ये मेरा फेस वैल्यू तो फिक्स रहेगा। याद रखना है मैं फेस वैल्यू क्यों डिसाइड करता हूं, याद रखना जब भी मेरा डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो याद रखना मेरा डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो रहता है, डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो रहता है वो इश्यू प्राइस से कनेक्टेड नहीं रहता है, वो फेस वैल्यू से कनेक्टेड रहता है। याद रखना जब मैं 10th चैप्टर लूंगा ना, 10th चैप्टर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये याद रखना मैं उस टाइम पे आपको वापस से बताऊंगा, पर उस टाइम तक आपको याद भी रखना है कि डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है, तो उसका जो परसेंटेज कनेक्टिंग जो रहता है वो कनेक्टिंग डॉट्स कहां पे रुकता है, फेस वैल्यू पे रुकता है, इश्यू प्राइस पे नहीं रुकता। याद रखना जब भी डिविडेंड मैं बोलता हूं 10% डिविडेंड, तो 10% डिविडेंड किस पे रहेगा, फेस वैल्यू पे रहेगा, इश्यू प्राइस पे नहीं रहेगा, ठीक है। और अभी मैं बोलता हूं इश्यू प्राइस, अब मैं आ जाता हूं इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस कैन बी मोर देन फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस कैन बी लेस देन फेस वैल्यू, एंड इश्यू प्राइस कैन बी एट पार विद फेस वैल्यू। तो ये तीनों का टर्म है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जब मेरा इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से कम है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, तो शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, जब मेरा फेस वैल्यू 10 है और मेरा इश्यू प्राइस भी 10 है, तो मैं क्या बोलता हूं, द शेयर्स आर इशूड एट पार। और जब मैं बोलता हूं मेरा इश्यू प्राइस इज मोर देन माय फेस वैल्यू, व्हेन माय इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, शेयर्स आर इशूड एट
प्रीमियम, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। 7 रुपए में मैंने, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपया था, इश्यू प्राइस क्या था 7, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, फेस वैल्यू 10 था, इश्यू प्राइस भी 10 है, इसको मैं क्या बोलूंगा, द शेयर्स आर इशूड एट, ठीक है। और जब मेरा फेस वैल्यू 10 था और मेरा इश्यू प्राइस 15 रुपया था, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, और याद रखना अमाउंट मोर देन फेस वैल्यू इज credited to securities premium account. Anything which is more than the face value is credited to securities premium account. Securities premium account याद रखना, securities premium का इंपॉर्टेंस तुम लोग को 13th 14th में तुम लोग को पता चलेगा, 14th और 15th में पता चलेगा, ठीक है। ओके, ये चीज हो गया, वैल्यू आपको पता चल गया। और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब क्या है ना, याद है मैंने आपको जब मेरा मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर करवाया था तो मैं आपको लाइव एक शेयर मार्केट पे लेके गया था, वो लाइव नहीं था क्योंकि मार्केट क्लोज डाउन हो गया था। तो जो प्राइस दिख रही थी राइट हैंड साइड पे स्टॉक के बराबर, राइट हैंड साइड में जो प्राइस दिख रही थी, वो जो प्राइस थी ना वो मार्केट वैल्यू रहती है। क्या रहता है, मार्केट वैल्यू रहती है। जैसे आज आप देखोगे इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 436 437, ठीक है। आप आरवीएनएल का देखोगे और रेलवे विकास निगम लिमिटेड, तो इसका राउंड अबाउट 20 के आसपास लाई कर, ठीक है। आप सुजलॉन देखोगे तो आज की तारीख में इसका पर शेयर का मार्केट प्राइस 2.90 है, 2 रुपीज 90, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मार्केट वैल्यू हो गया, मतलब मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं ये मेरे मार्केट वैल्यू से पता चल जाता है। याद रखना है सुजलॉन का 2.90 है, गिर रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, पर 4 रुपए से कभी पार नहीं गया। एबिक्स फॉरेक्स, विजमैन फॉरेक्स करके भी था, वाइजमैन फॉरेक्स करके भी था, अभी एबिक्स फॉरेक्स हो गया। ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कहां से मेरे को मिलता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे मेरा जहां पे मेरा शेयर्स लिस्टेड है, जहां पे मेरा शेयर्स लिस्टेड है, तो वहां के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से मेरे को प्राइस मिल जाती है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या आज की तारीख, ठीक है। डिस्टिंक्टिव नंबर, याद रखना डिस्टिंक्टिव नंबर है ना, जब शेयर्स फिजिकल में अलॉट होते थे ना तब बहुत इसका इंपॉर्टेंस था, क्यों इंपॉर्टेंस था वो सोचो, ठीक है। आज मेरे पास 10 शेयर है, ठीक है, आज मेरे पास 10 शेयर है, मैंने और 10 शेयर परचेज, ठीक है, तो मेरे पास कितने शेयर्स हो गए, तो याद रखना 20 शेयर्स का ना एक लोग डिस्टिंक्टिव नंबर रखते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक के शेयर्स है वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के शेयर्स है वो पर्टिकुलर वाई बंदा होल्ड कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के शेयर्स थे वो पर्टिकुलर बंदा जेड होल्ड कर रहा है। जैसे अपने बिल्डिंग में रूम नंबर 104 105 106 107 ऐसे रहते थे, तो सबके नेम प्लेट पे नाम लिखे हुए रहते थे ना, तो मैंने क्या दे दिया, वो पर्टिकुलर रूम को, पर्टिकुलरली रूम को, है तो सब रूम ही है ना, पूरे बिल्डिंग में है तो सब रूम ही है, पर मैं वो पर्टिकुलर रूम को मैंने क्या दिया, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे दिया। अब जब मैं बोलूंगा 103 में जाना है, तो भाई मेरे को पता ना 103 में बंदा कौन रहता है। अगर मान लो मैंने रूम नंबर लिखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ जितने भी ओनर्स हैं उनका नाम लिख के रखा हुआ है, वो ओनर कौन से रूम में रहते हैं ये कैसे पता चलेगा मेरे को, वो ओनर कौन से रूम में रहते हैं वो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना। पर अगर मैंने वो रूम को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे दी, अगर मैंने एक रूम को डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे दी, जैसे 103 104 105, अभी जैसे 103 मान लो राहुल भाटी सर के नाम पे, ठीक है, 104 मुकेश सर के नाम पे और 105 मान लो विनोद सर के नाम पे, तो मेरे को पता है ना कि अगर मेरे को राहुल सर के पास मिलने जाने का है तो मैं 103 में ही जाऊंगा ना, मैं 106 में तो नहीं जाऊंगा, 105 में तो नहीं जाऊंगा। तो क्या हो गया, मैंने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे दिया रूम को। तो वैसे ही जब शेयर्स फिजिकली में अलॉट होते थे, तो मेरे को एक डिस्टिंक्टिव नंबर दे देते थे। डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब अगर मान लो 1 से लेके 10 के शेयर होल्डर्स कौन है, तो पता चल जाता था कि भाई 1 से लेके 10 का शेयर होल्डर कौन है, राहुल सर है। 10 से लेके 20 तक के शेयर होल्डर्स कौन है, जैसे मान लो विनोद सर है, तो विनोद सर का नाम आ जाता था, ठीक है। तो जैसे मैं बिल्डिंग में रूम्स को डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता हूं, वैसे ही फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिलती थी, ठीक है। ये चीज हो गया। काइंड ऑफ शेयर्स, देयर आर टू काइंड ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी याद रखना, अगर मेरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स, अगर मेरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स है, तो उसका ट्रांसफरेबिलिटी का जितना भी क्लॉज है
जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो प्रोवाइडेड रहेगा एओए और एमओए में। अब एओए क्या होता है, एमओए क्या होता है, वापस से 11वीं में जाओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तुमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो 11वीं की बुक खोलना, याद आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अगर शेयर्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अगर आपके पास शेयर्स है तो आपको जो रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ रहता है वो एओए और एमओए में दिया हुआ रहता है। पर याद रहो, अगर मान लो कि कंपनी किसी लिस्टेड है, कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है वो। मतलब मान लो अगर मेरे को बेचना है तो मेरे को क्या करना है, मेरे डिमेट अकाउंट में जाना है, मेरे डिमेट अकाउंट के थ्रू मेरे ब्रोकर को मेरे को क्या बोलना है, मेरे को 10 शेयर्स बेचने हैं, तो मैं ऑर्डर पंच कर दूंगा कि भाई 10 शेयर्स बेच डाल, कोई भी बंदा आएगा और वो शेयर्स परचेस करके चला जाएगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये चीज आपको समझा। तो फीचर्स क्या क्या थे, इनकम टू शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मीनिंग स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज शेयर्स, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड दे आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। राइट क्या क्या है, राइट टू डिविडेंड, इंस्पेक्ट दी स्टैट्यूटरी बुक्स, राइट टू अटेन द मीटिंग एंड राइट टू वोट इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। ठीक है, वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब क्या है कि वो शेयर्स का फेस वैल्यू क्या है, इट कैन बी रेंजिंग बिटवीन 1 रुपए टू 10 रुपीज। इशू प्राइस, मैं जब शेयर्स इशू करता हूं तो मैंने कौन से प्राइस पे इशू किया वो पता चलता है। इशू प्राइस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3। इट कैन बी एट डिस्काउंट, इट कैन बी एट पार एंड इट कैन बी एट प्रीमियम। मार्केट वैल्यू कहां से मेरे को पता चलेगा, जहां पे कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है वहां से मेरे को उसका मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्टिव नंबर, शेयर्स को डिस्टिंक्टिव रहते हैं, हमेशा रूम नंबर याद रखना तो आपको डिस्टिंक्टिव नंबर याद आ जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ शेयर्स, देयर आर 2, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी, फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्रोवाइडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन एओए। एओए किसके लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए। अगर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स है तो क्या ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यस इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट आवर सेकंड क्वेश्चन, शेयर एंड इट्स फीचर्स।